बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। अम्मा अम्मा, वो अपनी कैसरबाजी पर जिन आ गया है। बबलू ने माँ के पास आकर जोर जोर से कहना शुरू किया तो फाखरा बेगम झुंझला कर बोली, तेरा दिमाग खराब है, जिन आ गया। तुझे मालूम भी है कुछ जिनों के बारे में। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, पड़ोसन खाला रहमतें आ गईं। फाखरा, ओह फाखरा, अरे वो अपनी कैसर है ना, उस पर जिन आ गया है। सारा मोहल्ला जमा है और तू यहाँ है। इतनी देर से कह रहा हूँ कि अम्मा जी, कैसरबाजी पर जिन आ गया है। बबलू मुंह बनाते हुए बोला। फाखरा बेगम झट चादर ओढ़ते चली बनी। अरे सुबह तक तो सही थी, शक्कर लेने आई थी, अब इस वक्त क्या हो गया। वो रहमत बीबी के साथ घर से निकलते हुए बोली तो बबलू भी साथ साथ चलने लगा। कैसर के दोनों हाथ आटे में भरे हुए थे और वो जोर जोर से अपना सर हिला रही थी। कभी हाथ इधर मारती तो कभी हाथ उधर मारती। आंखें बहुत ज्यादा सुर्ख होकर बाहर को उबल पड़ी। बेटी की हालत पर हाजरा रोए जा रही थी कि एक औरत ने पूछा, क्या हुआ था। फाखरा खिसक कर हाजरा के करीब हुई। सुबह तक तो सही थी जब शक्कर लेने आई थी, अब क्या हो गया। अरे ये थोड़ी देर पहले भी सही थी, बस आटा गूंथते गूंथते तबीयत खराब हो गई। वो अपने दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए बोली। मुनीरा उर्फ मन्नू खाला कैसर को संभालने की कोशिश में मसरूफ थी। पानी पिलाना चाहा तो कैसर ने हाथ मारकर पानी गिरा दिया। अरे बहन, किसी डॉक्टर को बुलवा लो, यूं तमाशा देखते रहोगे, रहमत बीबी ने कहा तो मन्नू खाला ने उन्हें देखते हुए कहा, ये डॉक्टर का काम नहीं बल्कि मौलवी का मसला है, किसी मौलवी को बुलवाना होगा। मुझे लगता है कोई जिनविन आ गया है। बड़ी खूबसूरत है ना जो इस पर जिन आ गया, सलमा मुंह बनाते हुए बोली। आहिस्तगी से जो पास में खड़ी सितारा ने सुन लिया। हाँ, जिन तो खूबसूरत लड़कियों पर आते हैं, ये तो आम सी शक्ल की है। उन्होंने कैसर का जायजा लेते हुए कहा। कैसर की हालत से लग रहा था कि मजीद उसकी तबीयत खराब हो गई है। उसके बालों की एक मोटी सी लट उसके चेहरे पर झूल रही थी। आम दिन में तो वो लट को बार बार अपने हाथों से हटाती थी, मगर इस वक्त तो उसे अपना होश ही ना था। वो लट को क्या पीछे करती। उसकी लट थी भी एक घुंघरियाली काली स्याह लट। रहमत बीबी पानी पर कुरानी आयात दम कर रही थी और मन्नू खाला मुसलसल कैसर को संभालने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ कुछ पढ़ भी रही थी। हाजरा बेगम, अपनी बेटी की हालत पर जरा गौर करो। बच्चे, लड़कियां, औरतें सब जमा थे। मर्द हजरात बाहर खड़े परेशान थे। मेरी बेटी अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी। सालन बनाया, आटा गूंथते गूंथते न जाने क्या हो गया। देखो, आटा गूंदा भी नहीं पूरी तरह से। इसकी तबीयत देखो कितनी खराब हो गई। वो सिसकते हुए कहने लगी। ये लो, इन्हें ये अफसोस है कि आटा पूरा नहीं गूंदा। सलमा मस्खरेपन से हंसकर बोली। अरे आहिस्ता बोलो, सब परेशान है, सितारा ने उसको घूर कर कहा। मनु खाला ने दम किया हुआ पानी हाथों के चुल्लू में डालकर कैसर पर छींटा मारा और साथ ही साथ पुरानी आयात पढ़ रही थी और पढ़कर उस पर फूंक रही थी। उनका ये अमल करना था कि कैसर ने चीखना शुरू कर दिया। वो जो सर से नीचे किए जोर जोर से अपना सर हिला रही थी और उसके बालों की लट बार बार हिल रही थी। अचानक उसकी हालत गैर हो गई और फिर पानी के छींटे से एकदम उसकी आवाज़ बुलंद हो गई। भारी मर्दाना आवाज़ में उसने सर उठाकर मन्नू और रहमत बीबी को सुर्ख निगाहों से देखा और घूरा और फिर मन्नू खाला पर झपट्टा मारने वाली थी कि वो तेज़ी से एक तरफ हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे, सूरत हाल बदलने लगी। मन्नू खाला समझ गई कि अब मामला उनके बस से बाहर है। उन्होंने रहमत बीबी को देखा और फिर आहिस्तगी से कान में कुछ कहा। हाँ मन्नू, तुम ठीक कह रही हो, पर वो पैसे बहुत लेते हैं और फिर घर आने के तो बहुत ही ज़्यादा लेंगे। बच्ची से बढ़कर नहीं। हाजरा ने मुझे पैसे दिए तो ठीक, वरना हमें तो कुछ करना ही है। जवान बच्ची है, अगर हालत और बिगड़ गई तो। वो फिक्रमंद हो गई थी। वैसे भी मन्नू, जिनका नाम मुनीरा था, मगर सब मन्नू खाला ही कहते थे और मन्नू खाला को मन्नू बुलवाना भी बहुत अच्छा लगता था। उन्हें सारे इलाके की फिक्र रहती थी, ख़ास तौर पर मोहल्ले की हमेशा से, और वो आगे आगे रहा करती थी तमाम कामों में, चाहे पैसों की मदद हो या घरेलू ज़रूरत के सामान की।
کچن کے سامان کی یا ہاتھ پاؤں کی محنت کی۔ منو خالہ ہر طرح سے حاضر رہتی تھی، اور ایسے ہی ان کے شوہر جمعہ خان نیک دل انسان تھے، اور جمعہ خان کے منہ بولے بھائی ستار بھی ان کے ساتھ یہی کام کرتے تھے۔ منو بوا نے بچے سے کہا، جاؤ اپنے ابا اور چچا کو بلا لاؤ، کہنا امی بلا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو آرام سے کہا، جس کا نام سلام تھا۔ اچھا امی، کہتا ہوں۔ جمعہ خان اور ستار آئے تو عورتیں ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئیں۔ منو بوا نے تمام تفصیل بتائی اور کہا کہ جلدی سے عالم صاحب کو لے آؤ۔ پر بھابھی، وہ پیسے بہت لیں گے، گھر آنے کے تو اور بھی زیادہ۔ ستار نے قیصر کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاجرہ باجی سے پوچھ لیں۔ وہ بولے، ہاجرہ نے سن لیا تھا، وہ آ گئی۔ بھیا، جو بھی میرے پاس ہوگا وہ دے دوں گی، بس میری بچی ٹھیک ہو جائے، وہ عاجزی سے بولی۔ اور جو کم ہوں گے وہ ہم ملا لیں گے، کیوں، ٹھیک ہے نا؟ منو بوا نے اپنے شوہر جمعہ خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، اب جلدی جاؤ۔ جمعہ خان نے ستار کو دیکھتے ہوئے مضطرب ہوتے ہوئے کہا، اچھا بھائی ابھی جاتا ہوں۔ یہ بول کر وہ فوراً عالم صاحب کو لینے چلے گئے۔ قیصر کی حالت ویسی ہی تھی، زور زور سے سر ہلانے سے شاید اس کے سر میں درد ہو گیا تھا۔ جبھی وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی، اس کے بال کھل چکے تھے، وہ دونوں ہاتھ زمین پر جمائے سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کی موٹی لٹ جھول رہی تھی۔ وہ اپنی گھنگریالی کالی سیاہ لٹ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے بہت ارمان ہو اس لٹ کو قریب سے دیکھنے کا۔ پھر ایک ہاتھ زمین سے ہٹا کر لٹ کو پکڑ کر غور سے دیکھتے ہوئے لٹ کو زور سے ہلایا اور ساتھ ہی مسکرائی، ایسے جسے محبوب اپنی محبوبہ کی لٹ سے چھیڑ خانی کر رہا ہو۔ عالم صاحب آ گئے، عالم صاحب آ گئے، آوازیں آنا شروع ہو گئیں عورتوں کی، اور وہ ادب و احترام سے سب کی سب ایک طرف ہو کر بیٹھ گئیں۔ سفید کپڑوں میں عالم صاحب کا نورانی چہرہ تم تما رہا تھا۔ وہ اندر آئے جہاں کیسر بیٹھی تھی۔ عالم صاحب کی آمد پر کیسر نے ایک دم نگاہیں اٹھا کر عالم صاحب کو غصے سے دیکھا، اور اس طرح کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ وہ جو اپنی ہی لٹ کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور لٹ کے ساتھ کھیل رہی تھی، عالم صاحب کی آمد اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ اس کی حالت پھر سے بگڑ گئی۔ عالم صاحب اس کے سامنے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنے لگے، پھر قیصر کے قریب اور قریب ہو گئے، مگر تھوڑا سا فاصلہ ابھی بھی تھا۔ وہاں بیٹھ کر اپنا حصار باندھا اور پڑھائی شروع کر دی۔ ان کا پڑھنا تھا کہ قیصر کا غرانہ تھا۔ وہ کبھی چیختی چلاتی تو کبھی غصے سے عالم صاحب کی طرف جھپٹا مارتی، مگر انہیں چھو نہیں پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ کرخت ہو گیا، آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ وہ غصے سے چیخنے اور چلانے لگی تھی، مگر عالم صاحب پر اس کے چلانے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی دھن میں سورہ جن پڑھنے میں مصروف تھے، اور اس پڑھائی کا سلسلہ تقریباً 10-15 منٹ تک چلتا رہا۔ اور پھر عالم صاحب نے پانی پر کچھ پڑھ کر پانی کو قیصر پر پھینکا تو قیصر کی آواز مردانہ ہو گئی، اور پھر وہ غصے سے غراتے ہوئے بولی، عالم چھوڑ دے مجھے، مت تنگ کر۔ تو چھوڑ دے بچی کو، کیوں تنگ کر رہا ہے؟ عالم صاحب نے دبنگ آواز میں کہا۔ میں نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، قیصر زور سے مردانہ آواز میں بولی۔ تجھے اسے چھوڑنا ہوگا، اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو اسے تنگ کر رہا ہے؟ عالم صاحب نے اپنی تسبیح آگے کرتے ہوئے کہا، ہٹ جا پیچھے۔ قیصر عالم صاحب سے دور ہوتے ہوئے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کی خوبصورت لٹ پر عاشق ہو گیا ہوں۔ قیصر اپنی لٹ کو پکڑ کر، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ دونوں کی گفتگو سب لوگ غور سے سن رہے تھے۔ لٹ پر عاشق کیسے ہوا؟ میں یہاں سے گزر رہا تھا، یہ صحن میں بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی، اس کی گھنی گھنگریالی خوبصورت لٹ اس کے چہرے پر بار بار آ رہی تھی، جسے یہ مسلسل دل برائی انداز سے ہٹائے جا رہی تھی، اور بس میرا دل اس کی لٹ پر آ گیا۔ اب میں اس کا عاشق ہو گیا ہوں اور میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ قیصر اپنی لٹ کو چومتے ہوئے مردانہ آواز میں بولے جا رہی تھی، تجھے اسے چھوڑنا پڑے گا، تو جنات میں سے ہے اور یہ انسان، اور ایک لٹ کی وجہ سے اسے مت تنگ کر۔ اگر تو اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا تو میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ عالم صاحب زوردار آواز میں غصے سے بولے، تو اپنی پڑھائی کر، تو مجھے جلائے گا؟ میں اس کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، اس کی زندگی ختم کر دوں گا،
इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे ना छेड़। आलिम साहब ने गौर से कैसर को देखा। कैसर में मौजूद जिन उसकी खूबसूरत लट को अपनी उंगली में लपेटे हुए था। आलिम साहब ने पास बैठे सितार के कान में कुछ कहा तो वो फौरन उठे और हाजरा के पास जाकर बोले, जल्दी से कैंची दो। उन्होंने भी तेजी दिखाई और कमरे में जाकर कैंची लाकर सितार को दे दी, जिसे उन्होंने कैसर से छुपाते हुए आलिम साहब के पास लाकर रख दिया। आलिम साहब अपनी पढ़ाई करते हुए कैंची पकड़े कैसर के करीब गए और कैसर पर पढ़ पढ़ कर फूंके मारी। कैसर मर्दाना आवाज में चीखी और लट को छोड़ दिया। लट फिर से उसके चेहरे पर झूलने लगी। आलिम साहब मुसलसल पढ़ते हुए सितारा और जुमा खान को इशारा किया। इशारा पाते ही दोनों ने कैसर के सर को जोर से पकड़ा और आलिम साहब ने झपट कर कैंची से उसकी लट को काट दिया। कैसर जोर जोर से चिल्लाई, आलिम के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सितार और जुमा खान पीछे हट गए आलिम साहब के कहने पर। यह तूने अच्छा नहीं किया आलिम, मैं जिस चीज पर आशिक था तूने उसे काट दिया। कैसर गमज़दा और अफसुर्दगी के आलम में कटी हुई लट को देखकर गुस्से से, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो आलिम साहब पर हमला करने को थी कि आलिम साहब जो पहले से कुछ पढ़ रहे थे उस पर फूंका और अपनी तस्बीह को कैसर पर 3 बार मारा, जिससे उसकी चीखें निकल गईं। मत कर जालिम, मत कर। कैसर जोर से चीखी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म में आग लगी हुई है और बहुत तकलीफ में हो। तकलीफ कैसर के चेहरे पर साफ जाहिर थी, मगर वो तकलीफ कैसर को नहीं, उसमें मौजूद जिन को मिल रही थी। जुल्म कर रहा है, जालिम है तू, जुल्म कर रहा है। छोड़ जा, छोड़, बेचारी मासूम लड़की, छोड़ दे इसको। आलिम साहब गुस्से से बोले, देख मैं तुझे एक मौका देता हूँ, तू कैसर के जिस्म से निकल जा वरना मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। जा, चला जा अपनी दुनिया में। कैसर के हाथ से लट गिर गई थी और वो तकलीफ से बिलबिला रही थी। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, अब रखा ही क्या है इसमें। ये कहते ही कैसर एकदम से जमीन पर गिर गई। सब खामोश थे। आलिम साहब कुछ पढ़ने लगे, आंखें बंद किए। चंद मिनट में उन्होंने आंखें खोली, फिर पानी मंगवाया, पानी पर दम किया, कैसर पर दम किया और थोड़ा सा पानी कैसर के मुंह पर छींटा मारा तो चेहरे पर पानी का पड़ना था कि कैसर नॉर्मल अंदाज में उठी और हैरत से चारों तरफ सबको देखने लगी। अब वो जिन चला गया है, कैसर ठीक है, उसे कमजोरी है, ख्याल रखना इसका, मेरा दम किया वो पानी से पिलाते रहना। आलिम साहब ने जुमा खान, सितार और मन्नू बुआ हाजरा को देखते हुए कहा, मुझे क्या हुआ है और ये सब लोग ये यहाँ क्यों आए हैं? कैसर इधर उधर अपना दुपट्टा ढूंढते हुए बोली तो हाजरा झट आगे बढ़ी और दुपट्टा उठाकर उसे उड़ाया। कुछ नहीं बेटा, जाओ अंदर कमरे में आराम करो और अपने हाथ से ये आटा धो लो। आलिम साहब ने सर पर हाथ रखते हुए शफकत से कहा। कैसर के पास जहां लट पड़ी थी उस जगह को देखा तो आलिम साहब मुस्कुराते हुए बोले, वाह रे लट का आशिक, लुट गया बेचारा। लट गायब थी। जिन अपने साथ उस कटी हुई लट को ले गया था। आलिम साहब ने अपना सर ऊपर को किया और फिर देखते हुए मुस्कुराए। लट का आशिक जिन लट लिए जा रहा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।